जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीबीआईएन के बारे में। तो हम लोग इसमें यह देखेंगे कि बीबीआईएन में कौन कौन सी कंट्री आती है, बीबीआईएन है क्या चीज़ और ये कौन किस चीज़ पे काम करता है, इसके आगे चैलेंजेस क्या क्या है। तो फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो बीबीआईएन में 4 कंट्री आती है जो शामिल है, जैसे जो कि है बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है और नेपाल है। और ये क्या है, ये ईस्टर्न साउथ एशिया में आते हैं जो कि साउथ एशिया का पार्ट है। तो अगर हम साउथ एशियन कंट्री की बात करें तो साउथ एशिया में इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और मालदीव्स हैं। तो अगर हम बात कर ले कि ये ग्रुप किस चीज़ के लिए काम करेगी, तो ये वाटर रिसोर्स, जो पानी की कमी है उसको बढ़ाने में काम करेगी, उसको मैनेज करने में काम करेगी। जो एक दूसरे की कनेक्टिविटी है एक दूसरे देशों में उसको बढ़ाने में काम करेगी। जो पावर सप्लाई है उसको बढ़ाने में काम करेगी। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट की सिस्टम है, जो कि ट्रेड होता है, जो कि बिजनेस होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में, उसको बढ़ाने की बात करेगी, काम करेगी। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अपने देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करने में काम करेगी, ताकि कितने बेहतर तरीके से और बनाया जा सके देश का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो बीबीआईएन है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अगर हम साउथ एशिया की बात कर लेते हैं, जैसे हमारा जो देश है भारत हो गया, उसके बाद पाकिस्तान हो गया और बांग्लादेश हो गया, इसकी जो हिस्ट्री है, जो कल्चर है, वो लगभग लगभग सबकी सेम है। इसके बावजूद भी हमारा जो रीज़न है, जैसे कि भारत से बांग्लादेश का या भारत से पाकिस्तान का, ये इन सारी चीज़ों में हमारा जो लगाव है वो बहुत कम है। आपस की कंट्रियों में बहुत ज़्यादा कम लगाव है। अगर हम साउथ एशिया की बात कर ले तो हमारा जो इंट्रा ट्रेड है, इंट्रा ट्रेड का मतलब ये होता है कि जो एक कंट्री दूसरे कंट्री से बिजनेस करती है, तो वो बहुत ही कम है, सिर्फ 5% है। और अगर हम आसियान की बात कर ले, आसियान मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो वहाँ पे जो इंट्रा ट्रेड है वो 25% है। और अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात कर ले तो वो जो 60% का ट्रेड है, वो बिजनेस है, वो आपस की ही कंट्रियों में करता है, वो बाहर से नहीं करता है बिजनेस इतना ज़्यादा, वो आपस में ही बिजनेस करते हैं, वो भी 60%। और बाकी का जो 40% है वो बाहरी लोगों से करता है, जो अब यूरोपियन यूनियन के बाहरी के लोग होते हैं। और हमारा तो सिर्फ 5% है। और सोचो कि हमारा तो 95% जो है वो बाहरी के देशों से होता है, जो साउथ एशियन के बाहर के रीजन है उनसे होता है। तो इस वजह से हमारे देश में, हमारी जो रीजन है उसमें डेवलपमेंट बहुत कम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वैसे बिल्ड नहीं हो पाया है। हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो इससे जो नुकसान हो रहा है वो छोटी कंट्री को हो रहा है। जिस कंट्रियों के बगल में समुद्र नहीं है उन कंट्रियों को, जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इनके बगल में समुद्र नहीं है तो इनको ज़्यादा लॉस हो रहा है। इस वजह से इनका जो जीडीपी है वो तेज़ी से ग्रो नहीं करता है। जो 18th सार्स का सबमिट हुआ था उसमें ये बोला गया था, जो कि 2014 में हुआ था, कि जो भी साउथ एशियन रीजन है उनको रोड और रेलवे के द्वारा कनेक्ट किया जाए। बट वहाँ पे पाकिस्तान मुकर गया उस टाइम। तो जब पाकिस्तान मुकर गया तो बाकी की जो 4 कंट्रियाँ हैं, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, इन्होंने ये सोचा कि हम चारों मिलके क्यों ना इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। तो इसलिए स्टार्ट हुआ उस टाइम पे बीबीआईएन कंट्री। तो इन चारों कंट्रियों ने मिलकर मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन किया, जिसको कि एमवीए भी बोलते हैं, जो कि 15 जून 2015 में साइन किया गया था, तिम्बू, जो कि भूटान के अंदर है। इससे जो होगा वो एक दूसरे देशों में जो रोड की कनेक्टिविटी है उससे लोग आराम से आ जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस चीज़ के लिए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो इनकी मदद करेगी। ये ट्रांसशिपमेंट में काम करेगा। ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है कि जैसे यहाँ से कोई चीज़ है वो सप्लाई करना है बांग्लादेश के अंदर, तो जो ट्रक जाता है यहाँ से, तो जैसे ही बांग्लादेश के जो टोल नाके, मतलब जो बॉर्डर क्रॉस करता है, तो वहाँ पे क्या करता है कि इस ट्रक का जो सामान है वो एक्सचेंज करके दूसरी ट्रक में, जो बांग्लादेश की ट्रक है, उसमें पैक कर दिया जाता है। और वो क्योंकि उसके पास बांग्लादेश का नंबर होता है, तो अब इस चीज़ पर काम करेगा। क्योंकि इस चीज़ में क्या होता था कि ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होता था, ज़्यादा टाइम लगता था, तो अब ये चीज़ें, प्रॉब्लम जो हो गई वो कम हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी। इससे कॉस्ट भी ज़्यादा आता था, बट अब क्या होगा कि इससे कॉस्ट ज़्यादा नहीं आएगा और बिजनेस भी अच्छी तरह से चलेगा। ओईसीडी ने कहा है, ओईसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसने कहा है कि अगर हम लोग 10% जो बढ़ा देगा ट्रेड और ट्रांसपोर्ट, तो इससे जो डेवलपिंग कंट्री है, जो कंट्री डेवलप कर रही है, उसका 30% जो है वो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। मतलब खेती से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो 30% ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि वो बाहर के देशों में ट्रेड कर सकता है। यहाँ पे बात चल रही थी कि जो ट्रेन से है वो ट्रेड किया जाए, ताकि जो कॉस्ट इफेक्ट हो, मतलब ज़्यादा लागत ना आए। बट चारों कंट्रियों ने रेक्टिफाई नहीं किया। रेक्टिफाई का मतलब होता है कि जो उनके पार्लियामेंट है वो बिल पास करते हैं, तो उन्होंने किया नहीं। भारत ने कर दिया, भूटान ने कर दिया, बांग्लादेश ने कर दिया, बट म्यांमार ने नहीं किया। भूटान का जो लोअर हाउस है उसने तो पास कर दिया, बट जो अपर हाउस है उसने पास किया ही नहीं।
तो भूटान का ये कहना है कि उससे क्या होगा कि जो बहुत ज़्यादा कार्गो बढ़ जाएगा, जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा हमारे देश में आने लगेगा। तो इस हम लोग तब साइन करेंगे, तो एक शिपमेंट लगा दो कि हाँ डेली का डेली 100 ट्रांसपोर्ट होगा, तो 100 गाड़ियाँ आएंगी या 200 गाड़ियाँ आएंगी, तो ऐसी कोई नंबर रख दो, तब हम सोचेंगे। तो भूटान का ये कहना है कि वहाँ के जो लोग हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो या ना हो, इससे ज़्यादा खुश नहीं है, बट इससे ज़्यादा खुश रहेंगे कि उनकी जो लाइफ है वो सही रहे, उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको कोई लेना देना नहीं है इकोनॉमिक के। वो ये चाहते हैं कि जो उनकी नेचर है वो डैमेज ना हो, नेचर जो प्रकृति है उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, जैसे पेड़ पौधे हो गए, पहाड़ हो गए, मतलब जो प्रकृति की दी हुई चीज़ है उसको ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। तो भूटान ने बोल दिया है कि बाकी जो 3 कंट्री हैं, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश, ये चारों मिलकर आपस में काम कर सकती है, अपना ट्रांसपोर्ट बिल्ड कर सकती है बिना भूटान के साथ रहे हुए भी। तो इसी के ऊपर अब काम चल रहा है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो नॉलेजेबल भी लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।